नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे आप। घटना चक्र की जो अगली क्लास है आरओ के एग्जाम को ध्यान में रख करके उसी क्रम में, और इसके अलावा आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की बम्पर वैकेंसी है आप सभी के सामने, उसको भी ध्यान में रख करके आप जीएस का पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो इन क्लासों को जरूर देखें, आप जरूर नोट्स बनाएं और जरूर अध्ययन करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि आप हमारे साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्त और मित्रों के साथ दूर सुदूर के क्षेत्रों में जो भी मित्र आपके रहते हैं उन तक चैनल को अवश्य शेयर करें। तो आज की क्लास हमारी घटना चक्र की है। जीएस का बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है और सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। आप चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सभी कोर्सेस हमारी जो जीएस के पूरे पार्ट हैं वो आपको पढ़ा रखे हैं डिटेल में। तो ये घटना चक्र के रिवीजन चल रहा है आपका। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का टॉपिक है आज का। दिल्ली सल्तनत में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास भी इसे बोलते हैं, अंग्रेजी में मिडेवल हिस्ट्री कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गौरी जब चला गया वापस आने के बाद, लड़ने के बाद 1175, 78, 1191, 1192, 1194 चंदावर का युद्ध था 1194 का, जिसमें चंदावर नामक इलाका जो कन्नौज के पास स्थित था, कन्नौज और इटावा के आसपास, औरैया, इटावा, कन्नौज जो पड़ोसी जिले हैं, यहाँ पर वो युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी वापस चला गया था और अपना एक जो व्यक्ति नियुक्त करके गया उत्तर भारत के लिए, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ के गया था। तो ऐबक ने भारत में एक वंश की नींव रखी, एक वंश की स्थापना करी जिसे गुलाम वंश कहा गया या दास वंश कहा गया या ममलूक वंश कहा गया। गुलाम वंश कई नामों से जाना जाता है, सभी नामों को आप नोट करेंगे मेरे साथ, तो अंत तक वीडियो बने रहें, देखते हैं इस टॉपिक को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। इसी को ममलूक वंश कहा गया है और इसी को क्या बोला गया है, दास वंश के नाम से जाना गया है इतिहास में, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा इस सीरीज में, आरओ की सीरीज घटना चक्र वाले जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्लेलिस्ट में सारे मिलेंगे। वंशों का क्रम क्या है, दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम। तो सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है और 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल में कई शासक आते हैं। तो लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 84 वर्षों तक गुलाम वंश ने भारत पर शासन किया, या दिल्ली पर शासन किया, या उत्तर भारत पर शासन किया। गुलाम वंश या ममलूक वंश या फिर दास वंश। गुलाम वंश के पतन के बाद दूसरा वंश आता है, दूसरे वंश का नाम खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक शासन करता है और कितने वर्षों तक शासन करता है? 30 वर्षों तक, ठीक है। खिलजी वंश 30 सालों तक शासन करता है। इसके अलावा तीसरा वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से शुरू होकर के शासन करता है 1414 तक, यानी कि 94 वर्षों तक तुगलक वंश भारत पर शासन करता है, उत्तर भारत पर। इसके अलावा सैयद वंश 1414 से शुरू होकर के 1451 तक, 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश शासन करता है। कुल मात्र कितने वर्ष तक? 37 वर्षों तक सैयद वंश दिल्ली पर शासन करता है या उत्तर भारत पर शासन करता है। सैयद वंश के बाद आता है अंतिम वंश जिसका नाम लोधी वंश, और लोधी वंश भैया 1451 से लेकर 1526 तक शासन करता है। कितने वर्षों तक? लगभग 77 ईयर्स तक शासन करता है दिल्ली पर। कौन सा वंश? जिसका नाम है लोधी वंश, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से। आप आगे बात करते हैं। देखो, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र वंश बताइए जो अफगान वंश था। तो ये एकमात्र वंश था जो अफगान वंश था। कौन सा? लोधी वंश एकमात्र अफगान वंश था, ठीक है। इसके अलावा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये सभी के सभी जो वंश थे, ये सभी तुर्की वंश थे, इन्हें तुर्क वंश कहा गया। दिल्ली में कैसा वंश कहा गया? इन सभी वंशों की अगर मैं बात करता हूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश को दिल्ली का तुर्क वंश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कौन सा वंश? तुर्क वंश। लेकिन एकमात्र अफगान वंश था लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक 77 वर्षों तक इसने दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। लिखते चलिएगा एक एक पॉइंट। अब चर्चा कर लेते हैं आगे कुछ और प्रश्नों की, जो कि घटना चक्र सीरीज में लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए। तो देखते चलें मेरे साथ और शेयर करते चलें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लगातार। तो देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब करी साहब? 1206 में।
और 1206 से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 4 वर्ष का। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष के भीतर? 4 वर्षों के भीतर ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले मुद्दे की बात करते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने वाला, ध्यान दीजिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने वाला शासक कौन सा था दिल्ली का? तो ऐबक था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया अपने शासनकाल के दौरान। उसने अपने आप को लाख वक्स के नाम से जाना गया वो, या लाख वक्स की उपाधि उसने धारण करी उदारता की वजह से। अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, जिस प्रजा के ऊपर वो शासन करता था, जिस प्रजा ने उसे लाहौर की गद्दी पर बैठाया था, असल में वो दिल्ली से शासन नहीं किया, उसने लाहौर से शासन किया था। लाहौर की जनता की मांग पर लाहौर से शासन किया और लाहौर को ही राजधानी बना करके रखा 4 सालों तक। दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया उसने, तो लाहौर से ही शासन किया। तो लाहौर में लाख वक्स के नाम से जाना गया। जैसा कि देखो, लाख वक्स किसे कहते थे? ऐबक को कहा जाता था। किस वजह से? उदारता की वजह से। ठीक है, उसके सौम्य व्यवहार या उदारता की वजह से लोगों की मदद करता था। उदारता मीन्स लोगों की मदद करना। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई? ऐबक ने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद किसने? ये मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का, या इसी को बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? जैसा कि मैंने कहा, लाहौर उसकी ऐबक की राजधानी थी और लाहौर से ही शासन करता था। ठीक है, लाहौर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी बहती है लाहौर से होकर के। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा भी आगे बात करेंगे। मुगल साम्राज्य में शाहदरा नामक इलाका है लाहौर में, एक शाहदरा नामक स्थान है, वहाँ पर जहांगीर का मकबरा है जो मुगल शासक है। ऐसे 3 मुगल शासक जिनका भारत के बाहर मकबरा है, एक जहांगीर जिनका लाहौर के शाहदरा में मकबरा है, एक बाबर जिनका अफगानिस्तान में मकबरा है, और एक शासक भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड जिनका मकबरा रंगून में स्थित है, यानी कि म्यांमार में स्थित है। 3 मुगल शासक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। बिल्कुल कराया था। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लगभग 73 मीटर इसकी हाइट है। कितने मीटर हाइट है? 73 मीटर हाइट है। इसमें लाल पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया। निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था और कुतुब मीनार की नींव ऐबक के द्वारा रखी गई थी। जो फाउंडेशन था, जो आधार था, जो बेस था कुतुब मीनार का, वो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की फिर मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इल्तुतमिश ने बाकी के 3 मंजिलों का काम कराया था ऊपर। और आगे की जो अगली मंजिल थी, 4थी या 5वीं मंजिल, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी तुगलक वंश में। तो ऐसे करके 3 शासकों का प्रमुख योगदान रहा है कुतुब मीनार के निर्माण में। 3 प्रसिद्ध शासक रहे जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में कुछ ना कुछ अपने समय में योगदान दिया है। कहा जाता है कि तकरीबन 27 या 30 के आसपास मंदिरों को नष्ट करके मंदिर हुआ करते थे कुतुब मीनार के, जिस जगह जो आज दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो मंदिरों को नष्ट करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और इसी के आसपास के प्रांगण में कुतुब मीनार के में एक लौह स्तंभ भी है, वो भी काफ़ी फेमस, उसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे क्लास में। तो निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। और नींव किसने रखी? ऐबक ने। ठीक है, 73 मीटर इसकी हाइट है और कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। और 5 मंजिला ये मीनार है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल मीनार है, लिख लेना ये पॉइंट में। कुतुब मीनार की नींव रखने का श्रेय ऐबक को जाता है। ऐबक ने बख्तियार काकी की स्मृति में ये नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्हें गुरु मानता था, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी, वो गुरु मानता था बख्तियार काकी को। तो इनकी याद में, किनकी याद में? बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चौगान या पोलो खेलते समय अश्व से, अश्व मतलब घोड़े से गिर करके ऐबक की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली जो शहर है, आज की जो हमारी दिल्ली है, इसको सल्तनत की राजधानी बनाने वाला जो पहला शासक था, वो कौन था? पहला शासक था इल्तुतमिश था पहला शासक। इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है सर, हो सके तो इस लाइट को जला देना सर, ये लाइट नहीं जला पाए। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे, रेगुलर सिक्के चलाए थे, तो कौन सा शासक था? इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के चलाए थे। अगला पॉइंट, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक इल्तुतमिश।
दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला शासक पूछा जाता है तो इल्तुतमिश। आगे बात करते हैं चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसके द्वारा चलाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, ये नोट करते चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी। अगला मुद्दा है यहाँ पे गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश खुद किसकी सेना में था? किसकी सेना के साथ भारत आया? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। ठीक है, और तो मोहम्मद गौरी का कौन था? दास था, एज ए गुलाम की हैसियत से रहता था, तो उसके साथ ये नाम है। और इसी के अंडर में, या ये किसके अंडर में रहा, किसकी सेना में रहा? ये ऐबक के साथ रहा, ऐबक की सेना में रहा, या आप कह सकते हो ऐबक का गुलाम रहा। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। इल्तुतमिश के जो हमेशा, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा दिल्ली की पर, तो हमेशा इल्तुतमिश को जिनसे सामना करना पड़ा, जिनसे खतरा था अपने शासन को, अपने राजकाज को लेकर के, अपने साम्राज्य को लेकर के, वो कुछ लोग थे, ये प्रतिद्वंदी लोग थे, ये अंगेस्ट में रहते थे हमेशा इल्तुतमिश के। एक मलदौज था, यलदौज बोलते हैं वैसे इसको, एक कुवाचा नाम का था, एक अली मर्दान। ये सब इल्तुतमिश के कौन थे? प्रतिद्वंदी थे, मतलब अंगेस्ट में रहते थे हमेशा, है ना। इन तीनों लोगों की इल्तुतमिश से कभी बनती नहीं थी, तो तीनों के नाम लिख लेना। वैसे एग्जाम में एक एक करके पूछा कई बार इनके नाम, मैंने तीनों आपके लिए लिख दिए। एक यलदौज नाम का व्यक्ति था, एक कुवाचा, एक अली मर्दान। इनसे आंकड़ा रहता था हमेशा 36 का आंकड़ा, जैसे अपने लोकल भाषा में बोलते हैं, है ना। युद्धरत रहते थे ये साम्राज्य के लिए। मंगोलों का भारत पर पहला आक्रमण कब होता है? 1221 ईस्वी में। सिंधु नदी के तट पर मंगोल सबसे पहले भारत में आए थे। कहाँ पे देखा गया इनको? सिंधु नदी के तट पर। कब देखा गया? 1221 में। उस समय दिल्ली में किसका शासनकाल था? इल्तुतमिश का शासनकाल था। ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर मंगोलों की सेना देखी गई, या मंगोलों का उस समय का सरदार या सेनापति कहें तो उसका नाम था चंगेज खान। वो एक व्यक्ति का पीछा करते करते यहाँ तक आया था। ये पूरी एक कहानी, एक स्टोरी है। ठीक है, वो इधर ही भारत के इस साइड में आया था, उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के में। तो उस व्यक्ति का पीछा करते करते, ख्वारिज्म नामक व्यक्ति का पीछा करते करते चंगेज खान यहाँ तक आया था, तब इल्तुतमिश दिल्ली में शासन करते थे। तो ये पॉइंट ऐसे याद रखना है आपको। मध्यकालीन इतिहास में पहली महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक 4 वर्षों का इनका शासनकाल था। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। और इन्होंने शादी किसके साथ करी थी? अल्तुनिया के, जो बठिंडा के सूबेदार थे। अल्तुनिया बठिंडा के सूबेदार थे, इनके साथ इन्होंने विवाह किया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूचिन। चंगेज खान का जो वास्तविक नाम था या जो मूल नाम था वो क्या था? तैमूचिन था चंगेज खान का मूल नाम। नोट करते चलिएगा, एक एक प्रश्न पूछा गया है, एक एक प्रश्न छपवा देंगे हम पेपर में, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। बस आप रिवीजन करते रहिए, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। सफलता का देखो एक ही पैमाना है, एक ही मेजरमेंट है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर होती है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी बेहतर प्रैक्टिस होगी, उतनी ही अच्छी आपकी कमांड बनेगी, उतने ही अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसी भी सब्जेक्ट में आप इसे पढ़ोगे तो ये भी आपको याद होगी बहुत शानदार तरीके से। जीएस मैथ में पढ़ो तो मैथ को, रजिया बेगम को सत्ता से दूर करने वाले, सत्ता से हटाने वाले किसका हाथ था? तुर्क लोगों का हाथ था, तुर्की संप्रदाय लोगों का हाथ था, है ना। इनका दबदबा बोला करता था उस समय दिल्ली सल्तनत पर। रक्त एवं लौह की नीति किसने अनुसरण किया? बलबन ने अनुसरण किया था। बलबन ने अपनाई थी दिल्ली में रक्त एवं लौह की नीति को। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं। रक्त एवं लौह मतलब खून का बदला खून से लिया जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने, और रक्त एवं तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी दिल्ली सल्तनत के समय में। जिले ए इलाही इंपॉर्टेंट उपाधि है, जे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला शासक बलबन था। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। तो जिले इलाही की उपाधि को धारण किया था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़, फारसी मतलब इराक और ईरान में ये त्यौहार मनाया जाता था। किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार
अपने समय में दिल्ली सल्तनत में बलबन ने शुरू किया था। ये त्यौहार फारसी, इस त्यौहार की बात करें तो फारसी त्यौहार था। फारस का मतलब इराक और ईरान, इन देशों में मनाया जाता था ये त्यौहार, लेकिन इस त्यौहार को बलबन ने अपनी दिल्ली में मनवाना शुरू किया था अपने शासनकाल में। ठीक है, नोट करते चलिएगा। एकता नामक प्रणाली, एकता नाम तो एकता शब्द आपने सुना ही होगा कई बार भाई साहब। एकता नामक प्रणाली को, नामक व्यवस्था को, नामक सिस्टम को इंग्लिश में कहें तो, इस व्यवस्था को शुरू करने वाला शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश अपने सैनिकों को या उसके राजकाज में काम करने वाले लोगों को एकता दिया करता था। एकता दूसरे शब्दों में जागीर, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, इसे जागीरें दिया करता था। मतलब जमीन का एक हिस्सा, जमीन के एक बहुत बड़े भूभाग का एक छोटा सा हिस्सा एकता कहलाता था। तो वो लोगों को, सैनिकों को दिया करता था, जिससे उनके जीवन की आजीविका चलती रही, रोजी रोटी चलती रही। क्योंकि उस समय तक नगद वेतन देने की व्यवस्था परंपरा में नहीं थी, नगद पैसा देने की व्यवस्था परंपरा में नहीं थी। नगद पैसा देने वाला, नगद वेतन देने वाला, नगद तनख्वाह देने वाला जो पहला दिल्ली का शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में नगद वेतन देने की व्यवस्था कौन से शासक ने शुरू करी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। ठीक है, ये पॉइंट भी चाहो तो नोट कर लेना, आगे आएगा वैसे। तो एकता नामक प्रणाली को किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तुर्कान ए चहलगनी नामक विभाग था जे, इस विभाग की स्थापना किसने करी? इल्तुतमिश ने। विभाग तो नहीं बोलेंगे, एक संगठन था। क्या था? एक संगठन था। तुर्कान ए चहलगनी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। इसमें 40 लोग थे। कितने लोग थे? 40 लोगों का समूह था ये, सरदारों का समूह। इसमें तुर्क सरदार हुआ करते थे। कौन से? तुर्क सरदार। 40, संख्या कितनी थी? 40। क्या नाम रखा इसका? तुर्कान चहलगनी। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया था, अपने विरोधियों से जूझने के लिए, अपने विरोधियों से अपने राज्यकाज की सुरक्षा करने के लिए 40 मजबूत शक्तिशाली लोग लिए इल्तुतमिश ने और गठन कर दिया। इन्हीं 40 में एक और व्यक्ति था जिसका नाम बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इन्हीं 40 लोगों का हिस्सा था, जो कि उसे पता था कि 40 सरदारों का समूह कैसे काम करना है, कैसे दूसरे के खिलाफ रणनीति बनानी है, कैसे अपने राज्य की सुरक्षा करनी है, शासक का कौन सा आदेश किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इन सभी में बलबन शामिल था। और आगे चल के बलबन ने ही इसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि बलबन जानता था कि ग्रुप कैसे काम करेगा, समूह कैसे काम करेगा, समूह की कार्यविधि क्या होगी, इसकी रचना किस प्रकार की है। ठीक है, तो आगे चल के हम पढ़ते हैं कि तुर्कान चहलगनी या 40 सरदारों का समूह जो था वो किसने समाप्त कर दिया, किसने दमन कर दिया, किसने ख़त्म कर दिया इस समूह को? तो उत्तर देना मेरे भाइयों आपको, क्या उत्तर देना भैया? गयासुद्दीन बलबन, जो कि पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद 2 उपाधियां बहुत फेमस हैं। एक जिले ए इलाही, जिले इलाही का मतलब है खुद को ईश्वर मानना, ईश्वर घोषित कर दिया था खुद को। दूसरा उलुग खां, उससे पहले का उत्तराधिकारी जो उससे पहले का था उसने ऐसे उपाधि दी थी उलुग खां की। ठीक है, तो अगला पॉइंट है उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने दी? नसरुद्दीन महमूद, जे बलबन से पहले का था, दिल्ली पे इसने शासन किया कुछ समय तक। 40 सरदारों के दल को किसने समाप्त कर दिया? गयासुद्दीन बलबन ने, क्योंकि बलबन भी उसी का हिस्सा रहा। ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को किसने घोषित किया? बलबन ने। ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की सत्ता पर बैठने के बाद ये कहा कि ईश्वर की जो छाया है वो मेरे ही अंदर है। प्रजा जितनी भी दिल्ली की है, दिल्ली के पास के इलाके जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं, वो अपनी विधि विधान, पूजा पाठ या जिनको मानना है वो हमें मानेंगे। एक तरीके से हमारी पूजा, जैसे व्यक्ति होता है ना, अपनी जैसे प्रैक्टिस करता है, परंपरा होती है, विधि विधान होता है, पूजा पाठ करता है अपने अपने तौर तरीक़ों से। अलग अलग धर्मों के आधार पर बना हुआ हमारा देश है, सभी की अपनी पद्धति है, सबकी अपनी पूजा पाठ की विधियां हैं, अपनी प्रैक्टिसेस हैं इंग्लिश में बोलें तो। उसी आधार पर बलबन ने कहा कि जितने भी प्रजा है वो सब मुझ में ही ईश्वर का रूप देखेंगे। तो ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को किसने घोषित किया? गयासुद्दीन बलबन ने घोषित किया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो ये टॉपिक था घटना चक्र का, आरओ या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए ध्यान में रख करके जे। और आगामी आने वाले जो विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के काफ़ी उत्साहित थे, उनके लिए भर्ती आ गई है और ज़्यादा उत्साहित आप हो सकते हैं भर्ती को लेकर,
लेकिन पेपर को लेकर के आपको सीरियस होना पड़ेगा, एग्जाम को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा। परीक्षा में बैठने वाले लोगों की संख्या लाखों में होगी भाई साहब, भीड़ होगी बहुत बड़ी, है ना, जो आएंगे और फॉर्म डाल देंगे और सिर्फ पेपर देने जाएंगे, भीड़ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं लगातार, जो पढ़ रहे हैं लगातार, रात और दिन एक किए हुए हैं, और जो लगातार अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी समय निकला नहीं है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, चैनल के साथ जोड़ करके कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आप लग जाइए, क्योंकि गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, स्वर्ण चांस है आपके पास पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में एक अपनी वर्दी लेने का। और इस क्लास को आप अवश्य पढ़ें, और सभी बच्चे पढ़ें जो एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पे इस परीक्षा को, इस क्लास को हम बना रहे हैं आरओ के एग्जाम में ध्यान में रख करके जो क्वेश्चंस उस लेवल पे पूछे गए, स्टेट पीसीएस के लेवल पे पूछे गए, वो प्रश्नों को मैंने यहाँ पे चर्चा करी है। और ये सीरीज यूँ ही चलती रहेगी, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस क्लासेस बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, ठीक है। और बाकी का पूरा कोर्स निःशुल्क पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट जाएँ, प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट में सारी आपको क्लासेस उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा मिलेगा, यूपी में जिले बाई जिले आपको क्लासेस मिलेंगे, हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी हर एक पार्ट की, ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेंगी आपको, हर एक टॉपिक की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दोस्तों तक चैनल को पहुँचाएँ। सभी स्वस्थ रहें, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, राधे राधे।